नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव की जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लंबे समय से जिस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार था वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई है और अब नजरें उस फैसले पर टिकी है जो इन चुनावों की दिशा और दशा तय करेगा। प्रदेश भर के 74,85,000 ओबीसी परिवारों का सर्वे, गांव-गांव, शहर-शहर तक आम जन से संवाद, फील्ड विजिट और 92 ओबीसी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तृत आकलन। इन सब के आधार पर तैयार हुई ये रिपोर्ट अब आरक्षण का आधार बनेगी। सरकार इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी, फिर आरक्षण तय होगा। और जो कि बेहद अहम है, वार्डों और पंचायतों की लॉटरी भी निकलेगी। सरपंच से लेकर पार्षद तक सीटों का निर्धारण होगा और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान करेगा। तो क्या इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का नया फॉर्मूला तय होगा? क्या दशकों से चली आ रही प्रतिनिधित्व की असमानता अब खत्म होगी? क्या वंचित जातियों को राजनीति में संतुलित भागीदारी का मौका मिलेगा या फिर एक नई सियासी बहस की शुरुआत होगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। '94 में 52 कास्ट थी, आज 92 हो गई। तो ओरिजिनली जो 52 कास्ट थी उनमें से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रीतेश जैमनी जी भी चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी थी ओबीसी आयोग के ऊपर, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि इतना कम वक्त है, सर्वे कैसे होगा। 10 जुलाई से सर्वे की शुरुआत हुई। कितना मुश्किल रहा ये सफर या कितने चैलेंजेस थे जिसे आपने पूरा किया और 5 तारीख को रिपोर्ट सौंपी गई सीएम को? 9 मई 2025 को नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हर राज्य में ऐसा डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात कही। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाओ और वो कमीशन से रिपोर्ट लो। कमीशन क्या करेगा? कमीशन का काम यह है कि वो एक रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगा। मीनिंग भाई एक बड़ी थोरो और वास्ट मैनर में इंक्वायरी करेगा। काय के लिए? सो एज टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैकवर्डनेस। कौन सी बैकवर्डनेस? पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, एम्प्लॉयड बैकवर्डनेस। इन सबको वो बाय वे ऑफ डिस्कशन, बाय वे ऑफ स्टडी, बाय वे ऑफ एनालिसिस, बाय वे ऑफ सर्वे। तो हमने स्टार्टिंग किया, उसके अंदर हमने चर्चा परिचर्चा भी की। सर्वे हमने अगस्त में ही चालू करने के लिए प्लान कर दिया था हमारा। हमने सारी चिट्ठियाँ लिख दी थी, पूरी तैयारी हम शुरू कर दी थी। बट SIR आ गया तो BLO जो है वो SIR में बिजी हो गए, ऐसा कलेक्टर्स ने हमें बताया। तो फिर हमने इसको ड्रॉप किया। तो हमने कोई 10 दिन में काम नहीं किया, हमारा काम पहले किया हुआ था। यानी ये जो 10 जुलाई से शुरू हुआ वो जीरो से शुरुआत नहीं थी? नहीं, पहले से ही ये तो पहले से ही। ऐसा कहा जा रहा है कि 92 जो जाति उनमें से 11 जातियां ऐसी हैं जिनका राजनीतिक दबदबा है, तो 81 जातियां फिर पीछे क्यों रहेगी? आपके सर्वे में क्या आया इसे लेकर? 94 में 52 कास्ट थी मैडम, आज 92 हो गई। तो ओरिजिनली जो 52 कास्ट थी उनमें से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना था। लेकिन इस सर्वे के दौरान क्या किसी तरह की आपत्तियां या फिर राजनीतिक दबाव का भी क्या सामना करना पड़ा आप लोग को? कभी भी किसी भी पार्टी ने हमें ये नहीं कहा, कोई पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने, कोई भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि इसमें आप ये तो डालो, ये रिकमेंडेशन में मत लो, ये ले लो, या हम ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो मत करो। हमें किसी ने रोका टोका नहीं। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पॉलिटिकली, नंबर 1। एंड सो फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, दे आर वेरी कीन टू नो कि देना है, वो भी चाहते हैं। राजस्थान में भी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, जो वो भी ये चाह रही है, इसलिए तो उन्होंने सेटअप किया है। तो लोकप्रिय व्यक्तियों ने एक न्यायप्रिय व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनाया कि इनको OBC को लीगल फ्रेमवर्क में इनको फायदा मिले। और सभी पॉलिटिकल पार्टी का हमने मान सम्मान किया और उन्होंने हमारे कमीशन के कार्य में सभी ने सहयोग दिया। उन सभी को मैं धन्यवाद आपके थ्रू देना चाहता हूँ।
तो किस तरह से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, क्या सर्वे किए गए और जो सवाल और आरोप लग रहे थे उसकी भी बात की यहाँ पर ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष ने। चलिए चर्चा की शुरुआत है शैलेंद्र जी। इंतजार शैलेंद्र जी, और पहले जो सवाल उठ रहे थे कैसे हो पाएगा इतने कम वक्त में सर्वे, ये जवाब यहाँ पर दिया गया, लेकिन अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। क्या लगता है, क्या अब तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? जो पिछड़े रह गई हैं जातियां इस ओबीसी से, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो क्या इस दिशा में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी जब अब लॉटरी सिस्टम होगा और आगे चीजें होंगी इस रिपोर्ट के आधार पर? देखिए श्वेता जी, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने जो एक विस्तृत रिपोर्ट, जो धरातल पर भी उन्होंने सर्वे कर कर, राजनीतिक दलों से मशवरा कर कर, लोगों से जन सुनवाई कर कर जिस तरह से एक रिपोर्ट, बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और एक लगभग 1000 पन्नों की रिपोर्ट को जब माननीय भजनलाल शर्मा जी को सौंपी गई है, तो आप देखिए कि उसमें कितना डेडिकेटली, जिस तरह से आपने देखा भी अध्यक्ष जी ने बताया कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, निर्देश हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने उस पूरी पैरामीटर्स को, क्राइटेरिया को रखा और 19 पॉइंट बनाए और 19 पॉइंट बना के प्रपत्रक को हर 75 लाख से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के घरों में जाकर उन्होंने उनसे वहाँ गए, प्रपत्र गए, उनसे भरवाया गया और जो चीज़ें धरातल से उन्होंने उठाई कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनका आजीविका का क्या साधन है, रोजगार के क्या साधन, तमाम जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर उन्होंने काम किया और एक बहुत ही अद्भुत और एक ऐतिहासिक जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है माननीय भजनलाल सरकार को। और आप देखिए उसके आधार पर किस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण दिया जाएगा नगरीय निकायों में और पंचायतों में, और उसी के आधार पर आप देखिए किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं कि किनको कितना प्रतिनिधित्व कब मिला, कैसे किसका कम रहा, उन सब पर भी एक विस्तृत चर्चा इस आयोग की रिपोर्ट में की गई है। और निश्चित तौर पर आप देखिए ये जो रिपोर्ट है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित होगी और जो आरक्षण की व्यवस्था दी हुई थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार उसको लागू करेगी। और जिस तरह से आपने देखा SC ST की भी आरक्षण की व्यवस्था है, उसकी भी सरकार लॉटरी के तहत निर्धारित करेगी, महिलाओं का आरक्षण निर्धारित करेगी। और इस तरह से अब आने वाले 15 से 20 अगस्त तक आप देखेंगे लॉटरी सिस्टम से जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो राजस्थान में वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था है, उसके तहत उस क्षेत्रों में, उन जगहों पर इनको आरक्षण दिया जाएगा। और आपने देखा हुआ किस तरह से राजस्थान में अब पंचायतें बढ़ चुकी हैं, ग्राम पंचायतें 14,403 हो गई हैं, 457 पंचायत समितियां हैं, 41 जिला परिषद हैं और 309 जो है नगरीय निकाय हैं और 10,245 जो हैं वो वार्ड हैं। तो इन सब का जो एक विस्तृत अध्ययन और करके ओबीसी वर्ग को कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है, कैसे उनको सशक्त किया जा सकता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है कि जो उनको लाभ दिए जा रहे थे, चाहे वो केंद्रीय सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार दे रही हो या राजस्थान की माननीय भजनलाल सरकार दे रही हो, उन लाभों को भी देखा गया है कि किन लाभों को दिया को उन वर्गों को मिल रहा है और किन का जनाधार कार्ड बना हुआ है, उस जनाधार कार्ड को भी उन्होंने एक बेसिस बनाया है। बिल्कुल सभी पैरामीटर्स देखे गए, इसके आधार पर ये बहुत ही अभूतपूर्व रिपोर्ट सबमिट की गई है। रामकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके, उपनेता प्रतिपक्ष। रामकेश जी बहुत स्वागत है आपका। रामकेश जी, इंतजार था रिपोर्ट का, रिपोर्ट तो सरकार को सौंप दी गई है, अब सरकार आगे किस तरह से कदम उठाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक समीकरण यहां पर अब अलग तरह से लिखे जाएंगे? श्वेता जी, ऐसा है जी, रिपोर्ट का जो इंतजार था वो तो इंतजार खत्म हुआ जी। इस रिपोर्ट को आधार बना करके और ये सरकार लगातार जो चुनाव को टाले जा रही थी, तो वो प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, लेकिन जो आयोग की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे जो आज अखबारों में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इन्होंने कई तरह की जो विसंगतियां और जो भ्रम पैदा कर दिया, उससे मुझे अंदेशा ये लग रहा है कि सरकार अपने मंसूबों में जो है कामयाब होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको इसी बात पे आ रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि जब बात मदन लाल भाटी जी से हुई, रामकेश जी, उनका कहना है कि जो आज न्यूज़पेपर्स में आई ये सब उनकी अपनी स्टडी, अपना आकलन है, क्योंकि रिपोर्ट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। रिपोर्ट में क्या है ये भी बाहर आया ही नहीं है, तो ये सिर्फ आधार कयास पर बात लिखी जा रही है, उन्होंने ये बात की। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं,
ये ऐसा है, ये मीडिया की ही रिपोर्ट है। मैं तो आपको ही बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने कहा है, अखबारों में जो छपा है, इनमें से 81 जातियां ऐसी बताई जा रही है आयोग की रिपोर्ट में जिनको प्रतिनिधित्व नहीं है, और वो जातियां अपना आयोग ने उसकी व्यवस्था क्या की है। आपने अभी जो है ओबीसी और एमबीसी का जो उसका भी वर्गीकरण नहीं किया है। तो ये कंट्रोवर्शियल स्थिति इन्होंने जो पैदा की है, तो ये धरातल पे अभी क्या रूप दिखाएगी मुझे पता नहीं है। ओबीसी की जो सूची है, उस सूची में जो जातियां हैं, वो जातियां सब आज बहुत ज्यादा उत्साहित है, देख रही है कि भाई हमारे बारे में क्या लिखा है और किस जाति के, जैसे अब इन्होंने कहा कि जाट जाति को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला, तो मैं ये कह रहा हूं कि जाट तो पूरे राजस्थान में पहले से ही बहुत सक्षम जाति है और हर क्षेत्र में वो आगे है। उन्होंने जो दो चुनावों का हमने रिजल्ट देखा, 10 से 14% जो आरक्षण जब मिलने के बाद में इनका जो पूर्ति हुई थी, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि जनरल सीटों पे भी ये बहुत, पंचायत चुनावों में लगभग 46% ओबीसी का आरक्षण पूरा हुआ था और नगरीय निकाय में वो परसेंटेज 38% रहा। तो ये जो जातियां हैं वो जनरल सीटों पे भी जीत करके आती है, लेकिन और जो दूसरी जातियां हैं ओबीसी में, वो पीछे जो छूट गई है, उनका आयोग ने क्या प्रावधान, वो आयोग उन्होंने तो कहा कि रिकमेंड किया है, इन्हें रिकमेंड किया और ये उन्होंने माना है कि सर्वे में ये सामने आया है कि ये जो 92 में से 11 जातियों की बात की जाए, इनका प्रतिनिधित्व इसलिए आगे है कि ये राजनीति में परिवार से और कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और 81 ऐसी हैं जो पार्षद तक नहीं बने किसी के घर से। तो इसको प्राथमिकता दी जाए, पिछड़ों को सामने लाया जाए, ये उन्होंने कहा कि इसमें रिकमेंडेशन में दिया गया है। रामकेश जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी, बने रहिए हमारे साथ संदीप कलवानिया जी। संदीप जी, कांग्रेस कैसे देख रही है, क्योंकि जब इनसे सवाल हुआ तो इन्होंने ये कहा कि कल से अब तक में 12-24 घंटे हो चुके, लेकिन किसी ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं दर्ज कराई, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने अंदर। लेकिन इसके पहले जो सर्वे किया गया उसमें हर पार्टी, हर राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत की गई, सबके सवाल, सबके जवाब, सबके जो सुझाव थे उस पर भी बात हुई कि क्या हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस अभी कैसे ले रही है इसे? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए जो नित नए बहाने बना रहे थे, उसमें कम से कम एक बहाना तो कम हुआ। ये लगातार कह रहे थे पिछले 2 साल से कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना हम चुनाव नहीं करा सकते। तो ये राजस्थान की जनता के लिए एक सुखद है कि कम से कम राज्य सरकार एक बहाना अब कम करेगी और जल्दी चुनाव करवाएगी। अब मैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पे आता हूं। कांग्रेस ने 1992 के जो 33वां संविधान संशोधन था, उसमें पहले से ही ओबीसी को 21% आरक्षण दिया है और पंचायत राज संस्थाओं, नगरीय निकाय में चुनाव में पहले से हम आरक्षण देते आ रहे हैं। SC/ST को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्पष्ट करें कि क्या राजस्थान में 21% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देगी इस बार। अगर 21% से आरक्षण ज्यादा नहीं देगी तो ये इनके सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने और गुमराह करने की बातें थी। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले से 21% आरक्षण दे रखा है। जब 21% आरक्षण है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किशन राम गौली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कह दिया है कि अब आप स्टेट गवर्नमेंट अगर ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो उसका ट्रिपल टेस्ट करवा के और फिर दे सकती है। मगर यहां पर सवाल यह है कि जब चुनाव को लगातार टाला गया, पिछले करीब 2 साल अपने राजस्थान में चुनाव डिले से हो रहे हैं, तो इनको पहले से ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए थी जब ये सत्ता में आ गए थे दिसंबर 2023 में, और 24 में इनको ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था। और बाकायदा उसका गठन करने के बाद में जो रिपोर्ट आती उसका बाकायदा इनको रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए आपत्तियां लेनी चाहिए थी। मगर आज स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक इनको टाइमलाइन दी है कि आप इस तारीख तक चुनाव करवाएंगे, और अभी ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट जो कल पर सौंपी गई है वो अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो इसमें काफी जब सार्वजनिक होगी तब इसमें क्या क्या विसंगतियां रही है उसी पे कुछ कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तब शायद वक्त ही ना हो कि कुछ कहने सुनने करने का, क्योंकि फिर तो लॉटरी सिस्टम फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक तरह से राज्य सरकार ओबीसी के हितों का कुठाराघात करना चाहती है, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती और किसी ना किसी बहाने से ये चुनाव को उलझाना चाहती है। लेकिन कम से कम अभी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चुनाव हो, सबको हक मिल सके, जरूरी। मिथिलेश जी पूरा सिनेरियो को देखें, ठीक है, जब लगातार पहले मांग करना चुनाव की, फिर ओबीसी का सर्वे रिपोर्ट, अब आगे गेंद तो
सरकार के पाले में। लेकिन आपको क्या लगता है, जो बार बार एक जिक्र होता है 92 जातियां, 11 जातियों का दबदबा रहा, बाकी 81 जातियां पीछे, और ये इनका कहना है कि हमने रिकमेंडेशन में ये कहा है कि हक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इससे क्या गणित बदलेगा, क्या सिनेरियो चेंज होगा, क्या जो पिछड़े हैं या फिर जो मजबूत वो 11 जाति जिनका दबदबा है उनका दबदबा कम होगा? ये नजर क्या आता है आपको इसमें? निश्चित रूप से अगर राजनीतिक मनसा स्पष्ट हो तो हरियाणा जैसा काम हो सकता है जी। जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एससी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था उसे उप विभाजित किया गया, उसी तरीके से राजस्थान में अब नहीं तो अगली बार उप विभाजन हो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, जब आपने नौकरी में 21% रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का आंकड़ा लगा रखा है तो आपको किसने रोका है कि आप इस पर चुनाव में मत लगाइए? जब तक गरीब का बेटा सत्ता में भागीदार नहीं बनेगा तब तक बाबा साहब के सपने साकार नहीं होंगे। तो भजनलाल जी को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस रिपोर्ट आने के बाद में एक और चीज जोड़े, क्रीमी लेयर वाला, क्योंकि क्रीमी लेयर के हिसाब से ही ओबीसी में रिजर्वेशन है। तो जब तक पिछड़े लोग, जिसमें 11 जातियों में 4 जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनका सबसे ज्यादा दबदबा है, जाट, यादव, बिश्नोई और सैनी, तो अशोक गहलोत जी ने तो अपनी राजनीति में इस चीज को बहुत पहले पैदा किया था। स्वर्गीय सत्यनारायण सैनी जब आईएएस हुआ करते थे तो उन्होंने मूल ओबीसी और ओबीसी का एक नया क्रिएशन किया था पर्दे के पीछे से, और अभी भी उसको मूवमेंट को उनका एक विंग है जो चलाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भाव से रिजर्वेशन की कल्पना की गई थी, अब आप बताइए 81 जातियां लोग आजादी के 75 साल बाद अगर उनका चुनाव में हक नहीं है तो हम किस परिपक्व लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस मैच्योर पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं? तो ये जो, और अभी रामकेश जी कह रहे थे कि जनरल पे भी वो जीतते हैं, तो जनरल पे तो आप भी एमएलए बने हुए हैं। गंगापुर सिटी की जो सीट है वो जनरल की है, और महुआ से जो है वो भी जनरल की सीट है। तो ये तो खेल है। लेकिन ऐसे तो दूसरे शब्दों में ये खेल के साथ दोसा सीट है वो भी अनरिजर्व है, लेकिन है। तो ये जो खेल है, इस खेल को अगर ईमानदारी से सभी लोग सोचें कि जिसका जहां हक है, अगर रिजर्वेशन को पूरी तरह लागू करना है, हिंदुस्तान के हर आदमी को रिजर्वेशन पर कोई उंगली नहीं उठानी पड़े, तो ऐसा कोई फॉर्मेट तैयार होना चाहिए कि भैया जनरल की सीट है तो जनरल लड़ेगा, सारी पार्टियां तय करें। रिजर्व की सीट है तो रिजर्व लड़ेगा, तब तो ये क्लासिफिकेशन। लेकिन हम मिथिलेश जी, बेहद अहम सवाल ये जो आपने भी उठा, और ये उठता भी है आम जन की यानी जनरल कैटेगरी से खास तौर से। सवाल ये कि अगर सबके लिए रिजर्व है तो जनरल की सबकी कैसे हुई? तो फिर जनरल के लिए क्यों, इस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता? कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता? अब आन जरूरत पड़ गई है कि जो ईडब्ल्यूएस वाला कंसेप्ट है उसको पॉलिटिकल भी लाइए, क्योंकि अगर वो उनका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जबकि उनकी कोई पैरवी करने वाला ही नहीं रहेगा, कोई हकूकी करने वाला ही नहीं रहेगा, तो वो तो वैसे ही डैमेज हो जाएंगे। आपको लगता है सही दिशा में सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जी। और कहीं न कहीं जो अगर क्लासिफिकेशन होगा और क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट जुड़ेगा तो ये राजस्थान की राजनीति में बदलने वाला कदम होगा। और जो जातियां बरसों से इंतजार कर रही है, जिनको पता ही नहीं कि हमारी जाति से क्या हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये विचारणीय मुद्दा है। जिसने इस मादरे हिंद पर जन्म लिया है, उसको जो बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था, जो गांधी जी ने सपना देखा था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में सुनहरे सपने देना, यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। शालीन जी, अभी कई सवाल उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी ने इसे लेकर उठा दिए कि अभी भी सब कुछ असमंजस में है, कई जगह पेच फंसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? सरकार पर भी सवाल। कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के उपनेता को बता देना चाहता हूं, शायद ये भूल जाते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में 2022 में जब जजमेंट दिए गए थे, तब कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, गहलोत सरकार। इन्होंने ओबीसी कमीशन नहीं बनाया, प्रतिनिधित्व आयोग का गठन नहीं किया। जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, यहाँ के गाल बजाते हैं, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप देखिए, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है तब से हमने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, जो निर्देश हैं, उसी के अनुसार हमने अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग बनाया और उसने विस्तृत सर्वे किया। और आप देखिए, हर पहलू को टच करके जो पिछड़ा वर्ग था कि उनकी राजनीति
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऑक्यूपेशनल, रोजगार, जितने भी 19 पैरामीटर्स थे उन पर उनसे उनकी जानकारियां ली और उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट की। जो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकारों को सबमिट करना चाहिए था वो माननीय भजनलाल सरकार सबमिट कर रही है। इसलिए ये ना ये कहें कि आपने डिले किया चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव डिले नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, नेता हमेशा चुनाव में, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हम चाहते थे पारदर्शिता है। आपकी तरह नहीं गोलमोल लटकाना भटकाना अटकाने का काम नहीं कर सकते। हमने ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग बनाया, विस्तृत रिपोर्ट बनाई, अन्य पिछड़ा वर्ग के क्या हालात हैं उन पूरे हालातों पे हमने सर्वे किया और रिपोर्ट सबमिट की और आने वाले समय में चुनाव भी करा दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ठीक है संदीप कलवानी जी, लेकिन रामकेश जी ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कमीशन का गठन, आगे की प्रक्रिया, ये तो आप लोग भी कर सकते थे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार, सत्ता पक्ष से ये सवाल बार बार उठता है, क्यों नहीं किया गया? क्या ये नहीं लगा जरूरी? नहीं, ये 2.5 साल, 2.5 साल नहीं। अब आप सुनिए जरा मेरी बात। जी बात रखिए। 3.5 साल इस सरकार को हो गई जी, और इन्होंने ओबीसी कमीशन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अगर इनको लेनी होती तो ये कभी की ले चुके होते। इनका मंतव्य ठीक नहीं है। ये एंड टाइम पे जातियों में झगड़ा कराए। विधायक महोदय जी आप घुमाए नहीं, जो ड्यूटी आपकी थी। नहीं विधायक महोदय आप घुमाए नहीं। 2021 में जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ गया था तब गहलोत सरकार थी, तो 2.5 साल में आपने क्यों नहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया? क्यों नहीं सर्वे किया पिछड़ा वर्ग के लिए? लेकिन आपको पिछड़ा वर्ग की सुध नहीं थी। अगर पिछड़ा वर्ग की सुध ली तो माननीय भजनलाल सरकार ने ली। हमने पारदर्शिता से सर्वे किए पूरे 1 साल और बीच में किस तरह से बताया गया कि 3-4 महीने जो वो एसआईआर का काम चला। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक जी पहले अपने गले बांध में जाती है। ठीक है सर, श्वेता जी देखिए ऐसे तो देखिए आप लोग की आवाज ही नहीं जाएगी। हम चाहते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, बात अगर आ रही है तो दर्शकों तक भी पहुंचे, प्रदेश की जनता तक भी पहुंचे। अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो देखिए बात नहीं आएगी। सवाल आप उठा रहे हैं, ठीक है, पिछली पूर्ववर्ती सरकार पर भी मिथिलेश जी ये सवाल उठना, क्या सवाल उठाना लाजमी नहीं होगा कि अगर 21 में आया कहा गया और कमीशन का गठन नहीं किया गया, यानी हम ये कह सकते हैं हर कोई अपने फायदे, अपने नफा नुकसान देखते हुए इस पर काम किया या फैसला लिया गया? ओबीसी की राजनीति के लिए अशोक गहलोत जी पूरे देश में जाने जाते हैं और जब वो 21 में रिपोर्ट आ गई थी तो वो बना के काम कर सकते थे, लेकिन उनको एक डर था। जो मेजर कास्ट का नाम आया उसमें एक कास्ट जो पर्टिकुलर है वो जाट कम्युनिटी। रामकेश जी भी कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट लेकर के कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहती है सरकार। कैसे सर? रामकेश जी, सरकार तो चाहेगी कि आराम से सब चीजें हो जाए बिना कोई सवाल के, जी शांति से। सरकार क्यों चाहेगी कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट हो? अगर ये सरकार ये चाहती तो ये पहले ही रिपोर्ट ले लेती। आज जो ये इन्होंने कहा कि 81 जातियां राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित है, इससे क्या कंट्रोवर्सी नहीं होगी? ओबीसी और एमपीसी का क्या प्रावधान है ये भी ये तो ओबीसी कमीशन के सर्वे में सामने आया सर। इस पे ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं रामकेश जी, आपकी बात पे जवाब भी ले लेते हैं। रामकेश जी जवाब ले लेते हैं। 81 जाति के लोग मुख्यमंत्री भजनलाल को दिल से दुआएं दे रहे हैं कि आज हमारी जाति का किसी ने नाम तो लिखा, और अगर रिजर्वेशन में क्रिमिलेयर लागू हो गया और सब डिवीजन लागू हो गया तो इंपॉर्टेंट चीज एक और है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या क्रिमिलेयर लागू होगा? देखिए क्या 21% से ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिजर्वेशन का जो चीज है उससे एक बेनिफिट होगा कि उन 81 जातियों में एक नई राजनीतिक चेतना पैदा होगी। दूसरा कि भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है, उस पर भी मोहर लग गई। एक राज्य एक चुनाव की जो बात हुई थी, चाहे देरी किसी भी कारण हुई, अब लगभग भजनलाल जी की ये घोषणा पूरी हो गई। मोर देन 80%, मोर देन 80%, वन स्टेट वन इलेक्शन की मोर देन 80%, वही उसी थीम पर हो गया ना, अपने आप ही हो गया, अपने आप ही हो गया, अब तो अपने आप ही हो गया ना, अब तो अपने आप ही हो गया। गलत कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? सरकार का राज आप लाभ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। राजस्थान की जनता का विकास का जो पैसा था वो देना नहीं पड़ रहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने कोई काम तो करवाया नहीं। आने वाले जनता तय कर देगी। अगर ये ग्राम पंचायतों के भवन भी
बना दे तो आप बता देना, क्योंकि इनके पास कोई विजन ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये सामाजिक न्याय, ये मुझे सामाजिक न्याय है ये या वोट बैंक की राजनीति? एक लाइन में जवाब, खत्म हो रहा है वक्त किया गया है। आप बताइए किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको समय नहीं था? आपके पास समय नहीं था? आप रिपोर्ट बना सकते थे, आपने रिपोर्ट नहीं बनाई, वो माननीय भजनलाल सरकार ने उस काम को पूरा किया। और आपने तो 2 साल 2.5 साल तक चुनाव कराते रहे। भूल जाती है कांग्रेस पार्टी कि किस तरह से राजस्थान का बट्टा उठा लिया, जन कल्याणकारी योजनाएं चुनाव होते हैं तो आप जब कोरोना के समय इलेक्शन होने जा रहा है, आप चुनाव करवाने नहीं जाते क्योंकि पैसा वादे किए थे राजस्थान की जनता के सामने वो विफल हो चुके हैं। ये पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी रुकेगी। ठीक है, शैलेंद्र जी एक सेकंड रुकिए सर, तो ये नहीं चाहते शैलेंद्र जी, हम राजस्थान में रहते हैं सर, एक मिनट, शैलेंद्र जी, रामकेश जी फॉलो करें सर, शैलेंद्र जी आप ही बात रखिए सर, डिबेट संदीप जी आप अपने उपनेता प्रतिपक्ष को बोलने देंगे? आप ही नहीं बोलने दे रहे उन्हें, एक मिनट रुक जाइए। रामकेश जी सर, फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए। क्या उम्मीद रिपोर्ट के बाद? जी देखो, रिपोर्ट जो आई है उसका स्वागत है और चुनाव की तरफ सरकार बढ़ रही है उसका भी स्वागत है, लेकिन ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये सरकार ने नहीं किया। ये सरकार जानबूझ करके वोट की राजनीति करना चाहती है, जातियों को आपस में मतभेद करके और कंट्रोवर्सी में डाल करके और अपने वोट की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, रिपोर्ट आई है, उसका पूरे स्टेट में स्वागत है। ठीक है, बन जाती है, आप इसका जवाब मिथिलेश जी, शैलेंद्र जी अभी तो खत्म है। शैलेंद्र जी अगर आप लोग पूरा पॉइंट बात करें तो कुछ नहीं होगा। मिथिलेश चलिए ठीक है ना सर, बस एक मिनट संदीप जी, क्या ओबीसी को वाकई में अब इस रिपोर्ट के बाद इसके आधार पर जो आगे प्रक्रिया होगी पूरा हक मिलेगा या सिर्फ ये सियासी गणित है? देखिए, अब एक और फॉर्मूला हो सकता है कि मान लीजिए जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद सरकार ये भी कर सकती है कि जो 21% रिजर्वेशन रोजगार में है उसमें उनका डिवीजन हो और जो जातियां नहीं है उनका डिवीजन हो, चाहे 4 जातियों को 1% 2% में, इस तरीके से करके, और कहीं न कहीं न्याय होना चाहिए। और ये और रिजर्वेशन में भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्यों पिछड़े रहे हैं जिनका हक है, आजादी के 75 साल बाद भी अगर वो पीछे हैं, उस पर विचार होना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि संत रविदास की जयंती पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा था कि संत रविदास ने सामाजिक न्याय, समरसता और सद्भाव का फैसला दिया है, इस रिपोर्ट में वो तीनों टारगेट पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक राजस्थान की राजनीति का नया परिदृश्य पैदा होगा और दोनों पार्टियों के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौतियां पैदा होने वाली है, सामान्य नहीं है अभी, क्योंकि 60 निकाय रिजर्वेशन होंगे और इसी तरीके से पंचायतों में रिजर्वेशन होगा, 10,045 वार्डों में से रिजर्वेशन होगा, लगभग 1800 वार्डों का। तो ये जो परिदृश्य बनेगा, आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर भी बदलेगी और राजनीतिक नई इबारत लिखी जाएगी, राजस्थान भी सामने आएंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वंचित वर्गों को हक मिले, ये कोशिश थी। जिस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई, सर्वे किया गया, इसके बाद रिपोर्ट सौंप दी गई। हालांकि रिपोर्ट में सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दी गई है, क्या कहा गया, वो कुछ भी बाहर नहीं आया। लेकिन सबका अपना अपना गणित है, अपना अपना एनालिसिस और कैलकुलेशन है कि क्या हो सकता है, क्या फायदा, क्या नुकसान। लेकिन इतना जरूर है, जो बात बार बार कही जा रही, क्योंकि जब हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी में सब आते हैं। अब अगर 10% मलाई खाएं, 10% का विकास हो और बाकी जो 81% हो वो पीछे ही रह जाएं, तो ये तो कहीं से समानता की बात नहीं होती। और इस सर्वे में ये कहा गया है कि जो 11% जिनका दबदबा रहा है और जो पिछड़े हैं, जो कभी राजनीतिक तौर पर भी सामने नहीं आए, उनको हक मिलना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम ओबीसी का विकास और उनको उनका हक देने की बात करें, और यही कहा गया इस रिपोर्ट में। हालांकि अब सरकार के पाले में गेंद है, आगे किस तरह से प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम होगा। और इतना जरूरी कि आप कोई भी सवाल करते रहिए या आप बार बार उसी पर अड़े रहिए कि चुनाव लेट हुए, देरी से हुए, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और सबको साथ होना चाहिए, तभी इस प्रक्रिया को आगे पूरा किया जाएगा। वरना पिछली चीजों में उलझे रह जाएंगे तो ना आगे बढ़ पाएंगे, ना जो उम्मीद और जो कोशिश की जा रही है इन चुनाव को कराने की और आगे की प्रक्रिया की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अब जो चल रहा है आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है ओबीसी के हक की, तो कम से कम उस तस्वीर
तस्वीर को बदलने की बात कही जा रही है, कुछ नया नजर आएगा, पिछड़ों को हक मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।